तीसरा पॉइंट पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर का। इसमें 3 पॉइंट है। पहला है एनहेंस कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। किस तरह? बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑडिट परफॉर्म। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बता देती है ऑडिट में क्या परफॉर्म किया है। ठीक है, इससे कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहेंस होती है। दूसरा पॉइंट बताता है कि हम इससे KM से एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को, जो कि उनके अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट यूजर्स टू अंडरस्टैंड मैटर विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तीसरा क्या है कि KM से हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में एंटिटी को भी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बात करता है अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी मैटर्स को, जो कि ऑडिटर की जजमेंट में इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बात करता है हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में एंटिटी को। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। ये अपने था बेसिक्स यानी कि टॉपिक 1। टॉपिक 2 डिटरमाइनिंग KAM की ऑडिट मैटर्स। किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को देख के हम डिटरमाइन करते हैं। और लेकिन इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग KAM के 3 पॉइंट्स हैं। उसका जो पहला पॉइंट है वो इंट्रो है, यानी कि KAM का मीनिंग बताएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो आउट्रो है, और वो बताता है कि KAM पता तो लग जाएगा, लेकिन उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंस है उसको हमने की ऑडिट मैटर मानना है। और जो बीच वाला है वो होता है अपना एक्चुअल कंटेंट है कि हम क्या देखे डिटरमाइन करेंगे KAM है कि नहीं है। ठीक है, इसमें इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो तीनों पॉइंट हैं, मैं पहले सबसे पहले बता दूँ पहला पॉइंट क्या बताता है, मीनिंग क्या है KAM का। फर्स्ट पॉइंट, determining from matter communicated to TCWG matter that required significant auditor's attention in performing auditor, meaning होगा KM का। सेकेंड पॉइंट, in determining auditors will take into account the following, यानी कि दूसरा पॉइंट बताया कि क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए KM। इसमें 3 पॉइंट है और तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि तीनों बात करता है सिग्निफिकेंट के बारे में। सिग्निफिकेंट पहला पॉइंट रिस्क, दूसरा सिग्निफिकेंट जजमेंट, और तीसरा सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन। ये ऐसे याद होगा कि ये अपना इसका क्या है, एक बेसिक ट्रिक है। पॉइंट सेकंड, इन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर ऑडिटर शॉल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। फर्स्ट, एरिया ऑफ हायर एसेस रिस्क और सिग्निफिकेंट रिस्क एज पर SA 315। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क आ गया, सिग्निफिकेंट पहला। ठीक है, सेकंड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट। तो यहाँ पे दूसरा सिग्निफिकेंट आ गया, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। तीसरा, इफेक्ट ऑफ ऑडिटर्स सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट। इसका मतलब है कि की ऑडिट मैटर देखते वक्त हमको 3 चीज़ें देखनी है कि क्या हमारा सिग्निफिकेंट रिस्क है, कहाँ कहाँ पे अपने रिस्क लग रहा है। दूसरा, सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या क्या हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मैनेजमेंट ने की ले रखी हैं, वो हेल्प कर सकता है हमको जानने में कि ऑडिट मैटर क्या है। और तीसरा कि सिग्निफिकेंट कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन, ये हमको हेल्प करके जानने में कि ऑडिट मैटर क्या है। हमने पॉइंट 2 में देखा 3 चीज़ें, क्या क्या मैटर हम देखेंगे KAM डिटरमाइन करने में। तीनों चीज़ सिग्निफिकेंट से शुरू होती है। इसमें तीसरा पॉइंट अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया जो मैटर्स हैं, और तीसरा अपना आउटरो। ठीक है, इसमें ये बता रहा है कि जो हमने दूसरे पॉइंट में चीज़ें देखी उसमें से जो सिग्निफिकेंट सी होल्ड करती है उसको हम की ऑडिट मैटर मान लेंगे। ठीक है, तो ये आउटरो तो बहुत सिंपल है। ऑडिटर शॉल डिटरमाइन, पॉइंट थर्ड, ऑडिटर शॉल डिटरमाइन विच ऑफ द अबव मैटर, यानी कि वो मैटर जो कम्युनिकेट किया ऊपर वाले पॉइंट में, वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड देयरफॉर दे आर की ऑडिट मैटर्स। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट इंट्रो, दूसरा अपना जो मैटर्स हैं जिसको हम देख के KAM डिटरमाइन करेंगे, और तीसरा अपना आउटरो कि उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंस है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तीसरा टॉपिक है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ। किस चीज़, मतलब कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन चीज़ों को। इसमें होती है 5 चीज़ें। 5 चीज़ों में से याद रखना है कि जो 3 चीज़ें हैं वो लिंक हैं, और बाकी जो पहली 2 चीज़ें हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग KAM इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ फर्स्ट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। ठीक है, और बाकी के 3 पॉइंट लिंक है क्योंकि तीनों बात करते हैं किसी ना किसी ऐसे के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करेगा ऐसे 705 के बारे में, चौथा पॉइंट बात करेगा ऐसे 570 के बारे में, मुर्ग पैरा के बारे में, और पाँचवा पॉइंट बात करेगा ऐसे 706 के बारे में, EOM और OMP पैरा के बारे में। तो कम्युनिकेटिंग KAM इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड सेपरेट ओपिनियन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल मैटर, थर्ड मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SS 705, फोर्थ रिपोर्टिंग एज पर 570 मटीरियल अनसर्टिनिटी, फिफ्थ EOM और OMP पैरा एज पर SA 706। दैट्स इट। लास्ट में एक नोट है कि ऑडिट मैटर को जो हम इंक्लूड करेंगे तो हम इसको कम्युनिकेट करेंगे TCWG से, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसे यहाँ ऐसे 701 खत्म होता है, 701 की ऑडिट मैटर खत्म होता है, लेकिन इसमें और भी छोटे छोटे नोट्स हैं
हमने देखा था कि ऐसे 700 में कि कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कि 5 कंटेंट हमने वहाँ पढ़े थे, और 6वां जो कंटेंट होता है वो होता है की ऑडिट मैटर, जो हमने यहाँ पढ़ा। तो 6 कंटेंट हमने यहाँ पढ़े हैं। 7वां कंटेंट होता है जो 7वां नंबर पे आता है वो होता है अदर इन्फॉर्मेशन। 8वें नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला पैरा। 9वें नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 10वें नंबर पे आता है लोकेशन किस चीज़ की, फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम जो बोल रहे हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, वो 10वें नंबर का कंटेंट होता है। और 11वें नंबर का कंटेंट होता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, से आपको मतलब नहीं है। और 12वें नंबर का कंटेंट होता है सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो हम 10वें और 12वें नंबर का जो कंटेंट है उसके लिए नोट पढ़ते हैं कि 10वां पॉइंट है कि लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारा होगा क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के रूप में वो कहाँ कहाँ पे लोकेट होती है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। इसमें 3 लोकेशन है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। पहला लोकेशन ऑडिट रिपोर्ट में, दूसरा है अपेंडिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट का पहला पेज होता है जहाँ पे अपन लिखते हैं कि इस पेज पे है उस पेज पे हुआ, उसके अपेंडिक्स में लिखी है ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा वेबसाइट पे, ठीक है। और वेबसाइट पे किसकी, कंपनी की वेबसाइट पे या फिर फर्म की वेबसाइट पे नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। नोट 1, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए, विद इन बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बी, विद इन एन अपेंडिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। In that case, auditor shall include reference to location of appendix. C, by reference within audit report to location such a description of website of such appropriate authority where law or regulation permits. अब बात करते हैं सेकंड नोट की, जो कि अपना कंटेंट नंबर 12 ऑडिट रिपोर्ट में जो होता है सिग्नेचर ऑफ ऑडिट, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर जिसने ऑडिट किया है उसका सिग्नेचर। इसमें याद रखना है कि ऑडिटर का पर्सनल सिग्नेचर सिर्फ अकेला नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आती है टोटल 5 चीज़ें, ठीक है। पहला आता है पर्सनल नेम के ऑडिटर का, सिग्नेचर नहीं, नेम, ठीक है। पर्सनल नेम क्या होता है ऑडिटर का। दूसरा, उस ऑडिटर का नेम पता लग गया, अब उस ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, ठीक है। तीसरा, ऑडिटेड फर्म का मेंशन कि ऑडिटर फर्म का नाम क्या है। और फिर ऑडिटर फर्म का मेंशन हो गया तो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये चौथी चीज़, ठीक है। और फिर 5वीं चीज़ आता है UDIN नंबर, ठीक है। तो नोट 2, सिग्नेचर ऑफ ऑडिट, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट शॉल बी साइंड बाय ऑडिटर इन फर्स्ट, पर्सनल नेम। सेकंड, ऑडिट फर्म नेम। थर्ड, मेंशन मेंबरशिप नंबर ऑफ ऑडिटर। फोर्थ, मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म। फिफ्थ, UDIN नंबर, ठीक है। और UDIN के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ते हैं। नोट 3, कॉन्सेप्ट ऑफ यूडिन। इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बताएगा कि क्या दिक्कत थी, ठीक है, किस लिए यूडिन लाना पड़ा। दूसरा ये कि ICAI को क्या तकलीफ थी। तीसरा पॉइंट बताता है कि इसको डील करने के लिए ICAI ने किया क्या, यानी कि UDIN का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और चौथा बताता है कि CA जो कि सर्टिफिकेट ऑफ COP मतलब कि होल्ड कर रहा है उसको UDIN का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो पहला कि दिक्कत क्या है, ठीक है। इट वॉज नोटिस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय थर्ड पार्टी misrepresenting themselves as a CA member was misleading authority and shareholder। क्या दिक्कत थी, ठीक है। लेकिन ये तो दिक्कत नॉर्मल सेंस में बोल रहे हैं, दूसरे पॉइंट बताएंगे कि ICAI को क्या दिक्कत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ICAI also received number of complaint of signature of CAs being forged by non CAs, ठीक है। ये ICAI को दिक्कत थी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि इसके लिए ICAI ने किया क्या, टू कर्ब दिस माल प्रैक्टिस ICAI implemented in a phased manner an innovative concept of UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमने बताया कि इसको डील करने के लिए किया क्या। चौथा हम बताएंगे कि CA को क्या करना है इसमें, ठीक है। पॉइंट 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग फुल टाइम COP कैन रजिस्टर इन UDIN पोर्टल। फर्स्टली ये कि वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को, अपना ID वाईडी बनाएंगे। सेकंड, एंड जनरेट UDIN बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट अटेस्टेड सर्टिफाइड बाय देम। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ UDIN, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट की बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को CA की तरह मिसरिप्रेजेंट कर रही थी। दूसरे पॉइंट में बोला कि ICAI को क्या दिक्कत हुई, क्योंकि ICAI ने बहुत सारी कंप्लेंट रिसीव करी